हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने हमारी लास्ट क्लास में डिस्कस किया था अबाउट ऑक्सिन। हम लोग प्लांट हार्मोन्स डिस्कस कर रहे थे कि प्लांट में जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं उन्हें रेगुलेट करने के लिए, कोऑर्डिनेशन के लिए कुछ केमिकल कंपाउंड रिलीज होते हैं। दिस केमिकल कंपाउंड आर कॉल्ड एज हार्मोन्स। प्लांट में हम लोगों ने डिस्कस किया कि कंट्रोलिंग पावर नहीं होती है, इसका मतलब ब्रेन या नर्वस सिस्टम लाइक स्ट्रक्चर वहाँ पर नहीं होती है। तो कोऑर्डिनेशन का मतलब था कि जो डिफरेंट पार्ट्स है प्लांट के, लाइक रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट, ये आपस में क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं। और कोऑर्डिनेशन करने के लिए इन्हें कुछ केमिकल कंपाउंड्स की रिक्वायरमेंट होती है। दीज केमिकल कंपाउंड्स आर कॉल्ड एज फाइटोहॉर्मोन्स या प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। ग्रोथ को रेगुलेट करने का मतलब होता है कि या तो ग्रोथ इंक्रीज होगी, बढ़ेगी, या उसको इनहिबिट किया जा सकता है। इनहिबिशन का मतलब होगा कि लाइक जैसे स्टोमेटा की बात करें तो क्लोजिंग होना, ओपनिंग होना, इस तरीके के जो मूवमेंट है या जो भी एक्टिविटीज़ प्लांट परफॉर्म कर रहे हैं उनके लिए कुछ हार्मोन्स की रिक्वायरमेंट होती है। दीज हार्मोन्स आर कॉल्ड एज पीजीआर। उसमें से फर्स्ट हम लोगों ने डिस्कस किया था प्रोमोटर्स, कि प्लांट की ग्रोथ को प्रमोट करने वाले हार्मोन्स, और सेकेंड हम लोगों को पढ़ना था इनहिबिटर्स के बारे में। प्रोमोटर में तीन हार्मोन्स हम लोगों को डिस्कस करने हैं। ऑक्सिन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ऑक्सिन की डिस्कवरी, सबसे पहला हार्मोन था प्लांट हार्मोन जिसे डिस्कवर किया गया। ऑक्सिन प्लांट में एपिकल डोमिनेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसका मतलब टिप प्लांट के उसको क्या कराता है, ग्रो करवाता है। एपिकल डोमिनेंस का मतलब है कि एपिकल पार्ट की प्रेजेंट में जो लेटरल वर्ड्स होती हैं, क्लोज जो लेटरल वर्ड्स होती हैं, वो ग्रोथ नहीं कर पाती हैं, इसलिए एपिकल पार्ट ज़्यादा इलोंगेट होता है। सेकेंड, टिश्यू कल्चर में ऑक्सिन का रोल है। टिश्यू कल्चर का मतलब अगर हम प्लांट के किसी और पार्ट से रेदर देन फ्लावर, जनरली लीफ से अगर एक नया प्लांट बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें लेबोरेटरी में टिश्यू कल्चर करना होगा और ग्रुप ऑफ सेल्स बनानी होगी। दिस ग्रुप ऑफ सेल्स आर कॉल्ड एज कैलस। उसके लिए भी ऑक्सिन रिक्वायर्ड था। इसके अलावा ऑक्सिन सेल के इलोंगेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो ट्रॉपिक मूवमेंट्स को क्या करता है, कंट्रोल करता है। कि जो प्लांट है वो सनलाइट की तरफ जा रहा है, फोटोट्रॉपिक मूवमेंट का कंट्रोल कौन करेगा, ऑक्सिन करेगा। इसके अलावा वीडिसाइड की तरह काम आता है। तो डिफरेंट फंक्शन हमने प्लांट के जो कंट्रोल करता है ऑक्सिन, उनको डिस्कस किया। नाउ आज हम लोग हमारी क्लास में डिस्कस करेंगे अबाउट जो सेकंड, जो लास्ट जो हार्मोन्स अब बचे हैं ऑलमोस्ट, साइटोकाइनिन, जिबरेलिन, एंड इसके अलावा इनहिबिटर्स भी हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके बाद सेकंड हार्मोन जो प्रोमोटर में हम लोगों को पढ़ना है वो है जिबरेलिन। तो सेकंड हार्मोन प्रोमोटर में है जिबरेलिन। जिबरेलिन की डिस्कवरी, जिबरेलिन को डिस्कवर किया गया था जापान के अंदर। जापान में एक डिजीज़ होती थी राइस प्लांट्स को। उस डिजीज़ के केस में जो राइस प्लांट्स होते थे वो बहुत ज़्यादा हाइट में क्या हो जाते, इंक्रीज होते थे, और वो स्टेराइल होते थे। स्टेराइल का मतलब जो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते थे। तो अल्टीमेटली जो राइस का प्रोडक्शन था वो क्या हो रहा था, कम हो रहा था। इस डिजीज़ के बारे में स्टडी किसने किया था, साइंटिस्ट थे कुरोसावा। उन्होंने स्टडी किया और बताया कि ये डिजीज़ किसी पर्टिकुलर एक फंजाई की वजह से हो रही है। उस फंजाई का नाम था जिबरेला फिजिकोरी। उस फंजाई की वजह से ये डिजीज़ कॉज हो रही थी, जिसमें राइस प्लांट्स बहुत ज़्यादा हाइट में बढ़ते थे और वो स्टेराइल थे। स्टेराइल का मतलब जहाँ पर रिप्रोडक्शन कंप्लीट नहीं हो पाता था, तो प्रोडक्शन क्या हो रहा था, कम हो रहा था। उस डिजीज़ का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या था, जिबरेला। पर उसको अगर हम लोग हार्मोन्स के फेसिस पर रिलेट करें तो इसका मतलब ऐसा भी हो रहा था कि उस फंजाई की वजह से प्लांट की हाइट बढ़ रही थी, और उस फंजाई के अंदर से केमिकल कंपाउंड को आइसोलेट किया याबूता ने, और उन्होंने बताया कि ये जो केमिकल कंपाउंड है ये प्लांट में नेचुरली भी फॉर्म होता है, और ये प्लांट की हाइट के इलोंगेशन के लिए, उसके स्टेम के इलोंगेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये कुछ सिमिलर हमें लग रहा होगा ऑक्सिन की तरह, कि ऑक्सिन भी ऐसा ही करता है। पर ऑक्सिन कहाँ रिलीज होता है, टिप ऑफ द प्लांट, तो इस टिप का इलोंगेशन करता है। पर स्टेम में इंटरनोड्स होते हैं। इंटरनोड्स का मतलब होता है कि जैसे आपने शुगर केन में देखा होगा, कुछ आपको नोड्स और इंटरनोड्स दिखाई देते हैं, ब्रांच स्ट्रक्चर सेपरेटेड दिखती है स्टेम में, उनका इलोंगेशन कौन करवाता है, जिबरेलिन करवाता है। तो इट वाज डिस्कवर्ड इन जापान बाय, सबसे पहले डिजीज कौन सी थी, तो राइस प्लांट में जो डिजीज होती थी इन जापान, राइस प्लांट्स had been suffered by a disease. डिजीज का नाम था बकाने डिजीज। इस डिजीज में प्लांट्स क्या हो रहे थे, अपने हाइट में ज़्यादा इंक्रीज हो रहे थे और वो स्टेराइल थे। इसको स्टडी किसने किया, इट वॉज स्टडीड बाय कुरोसावा।
और उन्होंने केमिकल कंपाउंड बताया कि ये जो डिजीज थी, डिजीज वाज कोज्ड बाय जिबरेला फ्यूजिकोरी, एक फंजाई। दिस डिजीज वाज कोज्ड बाय अ फंजाई, और फंजाई का नाम था जिबरेला फ्यूजिकोरी। जिबरेला फ्यूजिकोरी, इस डिजीज की वजह से राइस प्लांट्स अफेक्टेड हो रहे थे। इस जिबरेला फ्यूजिकोरी से एक साइंटिस्ट थे यबूता, उन्होंने केमिकल कंपाउंड आइसोलेट किया, और उस जिबरेला फ्यूजिकोरी से जो केमिकल कंपाउंड आइसोलेट हुआ उसी को नाम क्या दिया हुआ, जिबरेलिन। सिमिलर नाम, क्योंकि वो डिजीज किस फंजाई से हुई थी, जिबरेला से, इस वजह से जो हार्मोन का नाम दिया है वो भी क्या है, जिबरेलिन हार्मोन। तो याबूता ने तो जिबरेलिन आइसोलेटेड बाय यबूता, उन्होंने इसे आइसोलेट किया, और आइसोलेट करने के बाद उन्होंने जो केमिकल कंपाउंड बना उसी को नाम जिबरेलिन दिया। तो आइसोलेटेड एंड नेम गिवन बाय यबूता। तो उन्होंने आइसोलेट भी किया और नाम भी दिया जिबरेलिन। ये जिबरेलिन अगर इस इलोंगेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और हम लोग डिस्कस भी कर चुके हैं कि प्लांट हार्मोन्स नेचुरली प्लांट भी बनाता है, और इसके अलावा दूसरे सोर्स से भी आर्टिफिशियली सिंथेसाइज होते हैं ऐसे हार्मोन्स। तो जिबरेलिन जो हार्मोन है उसके फंक्शन में सबसे प्रायर फंक्शन उसका क्या हो जाएगा, वो स्टेम का इलोंगेशन करवा रहा है। तो नेचुरली जो प्लांट रिलीज करते हैं उनमें स्टेम के इलोंगेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सा हार्मोन होता है, जिबरेलिन हार्मोन। इसलिए हमको इसके फंक्शन अब डिस्कस करने होंगे। तो फंक्शन ऑफ जिबरेलिन, फंक्शन क्या क्या होंगे, सबसे फर्स्ट फंक्शन इसका होगा स्टेम का इलोंगेशन करना, कि प्रायर फंक्शन यही है कि वो स्टेम को क्या करवाता है, इलोंगेशन करवाता है। तो फर्स्ट फंक्शन है फंक्शन ऑफ जिबरेलिन। फंक्शन ऑफ जिबरेलिन, फर्स्ट फंक्शन इज स्टेम इलोंगेशन। स्टेम इलोंगेशन का मतलब है अल्टीमेटली जैसे शुगर कैन में होता है, शुगर कैन इस तरीके की स्ट्रक्चर है, बैम्बू के अंदर हमने देखा होगा ये स्ट्रक्चर जिसमें इंटरनोड्स एंड नोड्स होते हैं, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज इंटरनोड, दीज आर कॉल्ड एज नोड। तो दो नोड के बीच का स्पेस क्या हो जाएगा, इंटरनोड। तो इंटरनोड का इलोंगेशन कौन करवाता है, जिबरेलिन। तो स्टेम इलोंगेशन का मतलब इंटरनोड इलोंगेशन। इंटरनोड इलोंगेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है जिबरेलिन हार्मोन। इसके अलावा जिबरेलिन अगर कोई जेनेटिकली डोअर प्लांट है जैसे पी, मेज, इन जेनेटिकली डोअर प्लांट में अगर स्टेम को इलोंगेट करना है तो हम लोग आर्टिफिशियली जो फॉर्म्स होती हैं जिबरेलिन की उसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं उस प्लांट के ऊपर, तो उनकी हाइट को क्या कर सकता है, इंक्रीज कर सकता है। तो स्टेम इलोंगेशन या प्लांट की हाइट बढ़ा सकता है जिबरेलिन, पर जेनेटिकली डोअर प्लांट में भी ये इंक्रीज कर सकता है। तो सेकेंड फंक्शन हम लोग मेंशन कर सकते हैं, सेकेंड फंक्शन हो जाएगा स्टेम इलोंगेशन इन जेनेटिकली डॉर्फ प्लांट। जो जेनेटिकली डॉर्फ प्लांट है लाइक आपके मेज एंड पी, ऐसे प्लांट्स में अगर स्टेम को इलोंगेट करना है, उसकी हाइट को इंक्रीज करना है, तो जिबरेलिन अपना रोल प्ले कर सकता है। हम लोग आर्टिफिशियल इसके ऊपर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। इसके अलावा स्टेम इलोंगेशन के अलावा ये सीड को जर्मिनेट करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है एक जिबरेलिन का, कि जिबरेलिन जब हम लोग सीड को सोइल के अंदर लगा देंगे तब हम लोग चाहते हैं कि वो क्या कर जाए, जर्मिनेट कर जाए। जर्मिनेशन का मतलब है कि जो सीड हमने लगाया है उसका एम्ब्रियो रूट एंड स्टेम का फॉर्मेशन करना स्टार्ट कर दे। जैसे ही वो रूट एंड स्टेम का फॉर्मेशन करेगा हम उसको बोलते हैं सीड क्या हो गया, जर्मिनेट हो गया। तो जर्मिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल इन्वायरमेंटल कंडीशंस जैसे ही मिलेगी जिबरेलिन का सिक्रेशन इंक्रीज होगा, और जिबरेलिन क्या करेगा, अब सीड को जर्मिनेट करवाएगा। जर्मिनेशन का मतलब जितना भी स्टोर्ड फूड उस सीड के अंदर था वो स्टोर्ड फूड क्या होगा, यूटिलाइज होगा, और यूटिलाइज होने के बाद उसमें एम्ब्रियो से क्या बनने लगेंगे, रूट एंड शूट का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो सीड का जर्मिनेशन, सीड जर्मिनेशन का मतलब फॉर्मेशन ऑफ रूट एंड शूट।
इनिशियली रूट एंड शूट के फॉर्मेशन में जर्मिनेशन का मतलब होगा यूटिलाइज करवाना, जो भी कंपोनेंट्स सीड के अंदर स्टोर थे उनको यूटिलाइज करवा के इनिशियली एम्ब्रियो से रूट एंड शूट का फॉर्मेशन करना। उनका इलोंगेशन कौन करेगा, वो दूसरे हार्मोन्स पर रिस्पॉन्सिबल है, पर इनिशियली सीड को जर्मिनेट कौन करवाएगा, जिबरेलिन हार्मोन। इसका नेक्स्ट फंक्शन हम लोग डिस्कस कर सकते हैं कि जो प्लांट जैसे कैबेज में प्लांट जिनमें रिड्यूस कंडीशन में स्टेम होता है, उनमें उसकी साइज को इंक्रीज करने के लिए सब एपिकल पार्ट पे तो ऑक्सिन काम करता है, उसके बाद नीचे वाले पार्ट में अगर स्टेम का इलोंगेशन करवाते हैं, रिड्यूस साइज में जो स्टेम होते हैं, उस केस में भी वो उनके जैसे कैबेज में, अगर कैबेज में जिबरेलिन को इंट्रोड्यूस कर दिया जाए तो वो उसकी हाइट बहुत ज़्यादा बढ़ेगी और हम लोग रिप्रोडक्टिव फेज मान सकते हैं, क्योंकि कैबेज लीफी स्ट्रक्चर होती है, हमें उसमें से रिप्रोडक्टिव फेज के लिए हमें रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर रिक्वायर्ड है, उसके लिए हम उस पर अगर इंट्रोड्यूस कर देंगे तो वो अपनी कैबेज अपनी हाइट में से बढ़ जाएगा और वहाँ से हमें रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑब्टेन हो जाएगी। उस प्रोसेस को बोलते हैं बोल्टिंग इफेक्ट। तो बोल्टिंग इफेक्ट का मतलब है कि एपिकल के नीचे वाला पार्ट, तो सब एपिकल पार्ट है, उसकी ग्रोथ कौन करवाएगा, जिबरेलिन हार्मोन। रिड्यूस साइज के जिनमें स्टेम होते हैं उनके अंदर दिस इफेक्ट इज कॉल्ड एज बोल्टिंग इफेक्ट। तो ग्रोथ ऑफ सब एपिकल का मतलब है एपिकल से नीचे वाला पार्ट ऑफ स्टेम इन रिड्यूस्ड स्टेम। ऐसे स्टेम जिनमें रिड्यूस्ड साइज होगी उसके अंदर सब एपिकल पार्ट की ग्रोथ कौन करवाएगा, जिबरेलिन हार्मोन। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड एज बोल्टिंग इफेक्ट। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड एज बोल्टिंग इफेक्ट। तो स्टेम इलोंगेशन, सीड का जर्मिनेशन, बोल्टिंग इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, जिबरेलिन हार्मोन, सीड को जर्मिनेट करवाता है। इसके अलावा बोल्टिंग इफेक्ट इसका एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है। एग्जाम्पल भी मेंशन कर सकते हैं, एग्जाम्पल होता है कैबेज। तो ये इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके अलावा जो नेक्स्ट हार्मोन हम लोगों को डिस्कस करना है प्रोमोटर के लिए ही, वो है साइटोकाइनिन। थर्ड हार्मोन है प्रोमोटर में, प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर में, वो है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन जो ये वर्ड सजेस्ट करता है, हम लोग जब सेल डिवीजन पढ़ते हैं सेल चैप्टर में, तब साइटोकाइनिन का मतलब होता है, साइटो मतलब सेल और काइनिन मतलब क्या होता है, डिवीजन। तो साइटोकाइनिन का मतलब क्या हुआ, सेल का डिवीजन। साइटोकाइनिन एक प्रोसेस को कंप्लीट करता है, साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है सेल का डिवीजन। उस चीज को रेगुलेट कौन करवाता है, बहुत एक्सेस सेल को डिवाइड कौन करवाता है, साइटोकाइनिन हार्मोन। इसकी डिस्कवरी की बात करें, साइटोकाइनिन जो हार्मोन है ये भी हमें आर्टिफिशियली सबसे पहले आइसोलेट हुआ एक फिश में से, उसके हेरिंग स्पर्म डीएनए से आइसोलेट हुआ और आइसोलेट किया मिलर ने। उन्होंने एक केमिकल कंपाउंड वहाँ से आइसोलेट किया और उस केमिकल कंपाउंड को नाम दे दिया काइनेटिन, पर वो एक आर्टिफिशियल फॉर्म थी। उसके बाद एक नेचुरल फॉर्म आइसोलेट हुई, उस नेचुरल फॉर्म का नाम था जियाटिन, और वो नेचुरल फॉर्म बेसिकली कोकोनट मिल्क और मेज से आइसोलेट हुई। तो उस केमिकल कंपाउंड को नाम दिया गया जियाटिन, और जियाटिन एक टाइप का नेचुरल फॉर्म होता है साइटोकाइनिन का। तो फर्स्ट जो साइटोकाइनिन डिस्कवर्ड हुआ, फर्स्टली डिस्कवर्ड बाय मिलर। पर ये अलग कहां से हुआ था, फ्रॉम हेरिंग स्पर्म डीएनए। और मिलर ने इसको नाम क्या दिया, हेरिंग एक फिश का टाइप है, उसको नाम क्या दिया, मिलर ने उसे नाम दिया। तो फर्स्ट जो साइटोकाइनिन डिस्कवर हुआ, इट वाज इसका नाम जो दिया गया वो नाम था, नेम गिवन बाय मिलर इज काइनेटिन। तो हेरिंग स्पर्म से अलग हुआ तो इसको हम लोग एक आर्टिफिशियल फॉर्म मान सकते हैं। तो आर्टिफिशियल फॉर्म थी। नेचुरल जो साइटोकाइनिन डिस्कवर हुआ, वो नेचुरल साइटोकाइनिन डिस्कवर हुआ कोकोनट मिल्क से। नेचुरल साइटोकाइनिन
discovered from या isolated from coconut milk and maize कोकोनट मिल्क एंड मेज से आइसोलेट हुआ फर्स्ट नेचुरल साइटोकाइनिन, और नाम इसे क्या दिया गया? जियाटीन। तो काइनेटीन एक आर्टिफिशियल फॉर्म थी क्योंकि वो हेरिंग स्पर्म के डीएनए से आइसोलेट हुआ था, जबकि कोकोनट से जो अलग हुआ, वो कोकोनट से जो आइसोलेट हुआ वो नाम था जियाटीन। तो अनराइपेंड मेज से भी आइसोलेट हुआ था। ये जो कंपोनेंट है साइटोकाइनिन, जो केमिकल कंपाउंड है, ये बेसिकली इसका नाम सजेस्ट करता है कि ये सेल को डिवाइड करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इस प्रोसेस में इसके फंक्शन हम लोग डिस्कस करते हैं, फंक्शन ऑफ साइटोकाइनिन कि ये काम क्या करता है। तो साइटोकाइनिन के फंक्शन होंगे ये सेल को डिवाइड करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अपार्ट फ्रॉम कि ये सेल को डिवाइड करवाता है, इसके और भी फंक्शन हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन ऑफ साइटोकाइनिन, the first function is it helps in cell division। ये सेल को डिवाइड करवाता है। प्लांट में जितने भी पार्ट्स होते हैं उनमें सेल को डिवाइड करवाने के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है? साइटोकाइनिन। इस प्रोसेस को बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। तो साइटोकाइनेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है साइटोकाइनिन। इसके अलावा सेकंड फंक्शन हम लोग डिस्कस करें तो ये एक तरीके से ऑक्सिन के साथ मिलकर डिफरेंशिएशन में काम आता है या मॉर्फोजेनेसिस में काम आता है। मॉर्फोजेनेसिस का मतलब होता है जब हम लोग सीड के लिए बात करें तो सीड में से पहले क्या बने, वो रूट हो या स्टेम हो, इस चीज़ को ऑक्सिन और साइटोकाइनिन मिलकर रेगुलेट करते हैं। तो साइटोकाइनिन ऑक्सिन के साथ मिलकर मॉर्फोजेनेसिस में हेल्प करता है। मॉर्फोजेनेसिस का मतलब है कि आफ्टर जर्मिनेशन प्लांट्स जो सीड होगा उसमें पहले रूट फॉर्मेशन होगा या शूट फॉर्मेशन। तो इस चीज़ को रेगुलेट कौन करेगा? साइटोकाइनिन। तो साइटोकाइनिन along with ऑक्सिन, साइटोकाइनिन ऑक्सिन के साथ मिलकर क्या करता है? इट हेल्प्स इन मॉर्फोजेनेसिस। मॉर्फोजेनेसिस का मतलब रूट एंड शूट फॉर्मेशन को रेगुलेट करता है along with ऑक्सिन। थर्ड फंक्शन इसका होगा साइटोकाइनिन एपिकल डोमिनेंस को रोककर लेटरल ब्रांच की ग्रोथ को प्रमोट करता है। इसका मतलब कि अगर एपिकल पार्ट को हम लोग एपिकल पार्ट की प्रेजेंस में जो लेटरल बर्ड्स होती हैं वो ग्रोथ करना स्टार्ट करेगी द प्रेजेंस ऑफ साइटोकाइनिन। तो ये एपिकल डोमिनेंस के अगेंस्ट काम कर रहा है, तो इसलिए एंटागोनिस्टिक है। एंटागोनिस्टिक का मतलब जो अपोजिट काम करता है, एंटागोनिस्टिक टू ऑक्सिन इन टर्म्स ऑफ एपिकल डोमिनेंस। एपिकल डोमिनेंस को रोककर क्या करता है? लेटरल ब्रांचेस की ग्रोथ करवाता है। तो एंटागोनिस्टिक टू ऑक्सिन इन टर्म्स ऑफ एपिकल डोमिनेंस। तो एपिकल डोमिनेंस को रोककर लेटरल ब्रांच की ग्रोथ करवाता है। तो ग्रोथ ऑफ लेटरल ब्रांच, एपिकल डोमिनेंस को काउंटर करके लेटरल ब्रांचेस की या लेटरल बर्ड की ग्रोथ को कौन प्रमोट करता है? साइटोकाइनिन। इसके अलावा साइटोकाइनिन जो लीव्स होती हैं उन लीव्स में क्लोरोप्लास्ट फॉर्मेशन या क्लोरोफिल फॉर्मेशन को प्रमोट करता है, लीफ को यंग बनाए रखता है। इसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या होता है? ये क्लोरोप्लास्ट फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो क्लोरोप्लास्ट फॉर्मेशन या फिर क्लोरोफिल फॉर्मेशन। क्लोरोफिल फॉर्मेशन करता है तो लीफ को यंग बनाए रखता है, उसे एज को क्या कर देता है? डिले कर देता है। इसको हम लोग ऐसे भी ले सकते हैं कि ये सेनेसेंस, सेनेसेंस का मतलब होता है एजिंग,
उसको क्या करता है, डिले करता है और लीफ को यंग बनाए रखता है। तो इसका लास्ट फंक्शन हम लोग लिख सकते हैं कि ये सेनेसेंस को क्या कर देता है, डिले कर देता है। सेनेसेंस को डिले कर देता है मतलब एजिंग को डिले कर देता है और लीफ को यंग बनाए रखता है। ये फंक्शन थे साइटोकाइनिन के। तो साइटोकाइनिन सेल्फ डिवीजन में हेल्प करता है, ऑक्सिन के साथ मिलकर मॉर्फोजेनेसिस रूट एंड शूट फॉर्मेशन में हेल्प करता है, एंटागोनिस्टिक है, एपिकल डोमिनेंस को रोककर साइड ब्रांचेस की ग्रोथ को प्रमोट करता है। इसके अलावा क्लोरोफिल फॉर्मेशन करता है तो लीफ को क्या बनाए रखता है, यंग बनाए रखता है। इसको हम रिलेट कर सकते हैं कि ये सेनेसेंस को क्या कर देता है, डिले कर देता है, एज को डिले कर देता है। ये थे प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर्स जो ग्रोथ को प्रमोट कर रहे हैं। फर्स्ट वन इज ऑक्सिन, सेकंड वन इज जिबरेलिन एंड द थर्ड वन इज साइटोकाइनिन। अब हमें डिस्कस करना है इनहिबिटर्स के बारे में कि कौन कौन से इनहिबिटर्स हैं जो प्लांट में ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं। फर्स्ट वन हमें इनहिबिटर्स में स्टार्ट करना होगा एब्सिसिक एसिड। हम लोगों ने टेबल में मेंशन किया था कि एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन वो इनहिबिटर्स के फॉर्म में काउंट किए जाएंगे। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट इनहिबिटर। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में प्लांट रेगुलेटर में हमें डिस्कस करना है ग्रोथ इनहिबिटर्स। इनहिबिटर्स में फर्स्ट वन हम लोग डिस्कस करेंगे एब्सिसिक एसिड। तो प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स, फर्स्ट हम लोगों को डिस्कस करना है एब्सिसिक एसिड। हम लोग शॉर्ट में इसको मेंशन करेंगे ABA, एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड एक इनहिबिटर की तरह काम करता है। दिस हार्मोन इज आल्सो कॉल्ड एज डोर्मिन हार्मोन। डोर्मिन का मतलब डोरमेंसी को मेंटेन रखता है। डोरमेंसी का मतलब होता है कि अगर हम लोग सीड की बात करें या बर्ड की बात करें तो हम कई बार चाहते हैं कि सीड जर्मिनेट नहीं करना चाहिए। हम लोग जो घर में स्टोर्ड ग्रेन्स रखते हैं हमारे, वो हम लोग इन्वायरमेंटल कंडीशंस भी अगर फेवरेबल हो तो हम चाहते हैं कि वो जर्मिनेट ना करे, क्योंकि हम प्लांट नहीं फॉर्मेशन करना चाहते। हम जैसे वीट की बात करें तो हम चाहते हैं कि हमारे घर में ग्रेन्स स्टोर होने चाहिए, तो उन्हें डोर्मिन बनाए रखना। डोर्मिन का मतलब है जर्मिनेशन को रोकना, कि सीड जर्मिनेट ना कर जाए या बर्ड जर्मिनेट ना कर जाए। उस जर्मिनेशन को रोककर सीड को या बर्ड को डोरमेंट कौन बनाए रखता है, एब्सिसिक एसिड। दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड एज डोर्मिन हार्मोन। तो इस हार्मोन में डोर्मिन हार्मोन इस एब्सिसिक एसिड इट इज आल्सो कॉल्ड एज डोर्मिन। इट इज आल्सो कॉल्ड एज डोर्मिन। क्यों? क्योंकि डोरमेंसी को मेंटेन करता है। सेकंड, इसी को एंड स्ट्रेस हार्मोन। प्लांट के केस में अगर कोई हमसे पूछे कि स्ट्रेस हार्मोन कौन सा है, तो वो भी क्या होगा, एब्सिसिक एसिड। क्यों? क्योंकि लास्ट लेक्चर में भी मैंने बोला था कि जो प्लांट इनहिबिशन की बात करें तो जैसे लीफ है, गर्मियों के टाइम पर लीफ का गिरना प्लांट के लिए, अगर वाटर कंडीशंस बहुत मिनिमम है सोइल के अंदर, तो ट्रांसपिरेशन जो लीफ परफॉर्म करती है तो वो प्लांट वाटर को लॉस कर देता है। उससे बचने के लिए लीफ को क्या करना होगा, गिराना होगा। और लीफ को गिराना पूरा प्रोसेस है, कंप्लीट प्रोसेस है। इसमें लीफ का कनेक्शन प्लांट से कट करना होता है, उसके बाद वो लीफ वहाँ से गिर जाती है। वो रिक्वायर्ड है क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो ट्रांसपिरेशन होगा और प्लांट को वाटर का लॉस करना पड़ेगा, और वो प्लांट कर नहीं सकता। तो इस कंडीशन में, स्ट्रेस कंडीशन में कौन बचाता है, एब्सिसिक एसिड। दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड एज स्ट्रेस हार्मोन। तो इसकी डिस्कवरी की बात करें, इट वाज डिस्कवर्ड बाय एडिकोट। इट वाज डिस्कवर्ड बाय एडिकोट फ्रॉम कॉटन बॉल्स। वहाँ से उन्होंने डिस्कवर किया, और इसके फंक्शन हम लोगों को डिस्कस करने होंगे कि एब्सिसिक एसिड क्या क्या काम करता है प्लांट के रिगार्डिंग, या प्लांट के किसी पार्ट के रिगार्डिंग क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करता है। तो फंक्शंस ऑफ एब्सिसिक एसिड, फंक्शन ऑफ एब्सिसिक एसिड, इसके नाम जो हमने डोर्मिन और स्ट्रेस हार्मोन लिखा है वही सजेस्ट कर रहे हैं कि ये प्लांट में डोरमेंसी को मेंटेन करता है। तो फंक्शन ऑफ ABA मतलब एब्सिसिक एसिड। तो फर्स्ट फंक्शन इसका होगा इट मेंटेन डोरमेंसी ऑफ सीड एंड बर्ड
बर्ड का मतलब कोई ऐसा पार्ट जो मेरिस्टेमेटिक हो और वो नई स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। तो ये बर्ड और सीड की डोरमेंसी को मेंटेन करता है, उन्हें जर्मिनेट या उन्हें ग्रोथ करने से रोकता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज डोरमिन हार्मोन। तो ये सीड और बर्ड की डोरमेंसी को मेंटेन करता है। सेकंड इसका फंक्शन होगा, ये सीड जर्मिनेशन को क्या कर रहा है, अगर डोरमेंसी को मेंटेन कर रहा है तो ये सीड के जर्मिनेशन को रोक रहा है। तो ये डिले करता है किसको, सीड के जर्मिनेशन को। तो सीड का जर्मिनेशन कौन करवाएगा, सीड का जर्मिनेशन कौन करवाता है, जिब्रेलिन। जब सीड जर्मिनेट करता है तो उस कंडीशन में एब्सिसिक एसिड को ओवरकम कौन करता है, जिब्रेलिन, और सीड को क्या करवा देता है, जर्मिनेट करवा देता है। तो यहाँ पर ये सीड के जर्मिनेशन को क्या कर रहा है, डिले कर रहा है, सीड को जर्मिनेट नहीं करने देगा। अगर सीड जर्मिनेट करेगा तो उस कंडीशन में एब्सिसिक एसिड को ओवरकम कौन कर लेगा, जिब्रेलिन हार्मोन, उसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी और सीड जर्मिनेट कर जाएगा। थर्ड फंक्शन इसका हो सकता है, ये एंटी ट्रांसपेरेंट की तरह काम करता है। एंटी ट्रांसपेरेंट का मतलब ट्रांसपिरेशन को मिनिमाइज करना, स्टोमेटा की क्लोजिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। स्टोमेटा अगर क्लोज होंगे तो वाटर कम रिमूव होगा, और वाटर कम रिमूव होगा तो प्लांट में ट्रांसपिरेशन को मिनिमाइज किया जा सकता है, इसलिए इसको बोलते हैं एंटी ट्रांसपेरेंट। ये ट्रांसपिरेशन को क्या करता है, कम कर देता है। तो सो दैट क्लोज स्टोमेटा को क्या करवा देता है, क्लोज करवा देता है। ट्रांसपिरेशन कम होगा तो प्लांट उस कंडीशन में, अनफेवरेबल कंडीशंस में भी सर्वाइव करता है। इसके अलावा ये लीफ को गिराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो जब लीव्स गिरती हैं किसी भी स्टेम से, तो उस कंडीशन में, या लीफ या फ्लावर्स जब गिरेंगे तो उस कंडीशन में ये एक पूरा प्रोसेस है जिसमें स्टेम से लीफ का कनेक्शन हटेगा। जब लीफ का स्टेम से कनेक्शन हटता है, सपोज टू बी ऐसे एक स्टेम से कोई लीफ कनेक्टेड है, तो इस लीफ के कनेक्शन को हटाने के लिए यहाँ इस बेस वाले पार्ट पर एक लेयर का फॉर्मेशन होता है। दिस लेयर इज कॉल्ड एज एब्सिशन लेयर। उस एब्सिशन लेयर का फॉर्मेशन कौन करता है, एब्सिसिक एसिड, नाम भी वही है उसका। एब्सिशन लेयर का फॉर्मेशन करता है एब्सिसिक एसिड। इसलिए वो लेयर जब बनेगी तो उसका कनेक्शन का मतलब है जाइलम और फ्लोएम का कनेक्शन लीफ और स्टेम का क्या हो जाएगा, डिस्कनेक्ट हो जाएगा, और उसके बाद लीफ वहाँ से इजीली गिर सकती है। तो अगर यहाँ पर एक एक लेयर बन जाए जो जाइलम और फ्लोएम का कनेक्शन लीफ से हटा दे, तो लीफ ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, अपना कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो जाएगी स्टेम से। धीरे धीरे उसका कलर पहले तो कन्वर्ट हो जाएगा, ग्रीन कलर से वो येलोइश हो जाएगी और ऑलमोस्ट फिर उसके बाद गिर जाएगी। इसका मतलब है, इसका नेक्स्ट फंक्शन हम मेंशन करेंगे, इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ, इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ एब्सिशन लेयर। एब्सिशन लेयर फॉर्मेशन करेगा सो दैट लीफ वहाँ से गिर जाए। नेक्स्ट फंक्शन, ये जो एज है, सेनेसेंस जिसको बोलते हैं, उसे क्या कर देता है, प्रमोट कर देता है। डिले नहीं करता, प्रमोट कर देता है। एज अगर प्रमोट हो जाएगी तो फिर वो पत्तियां या फ्लावर्स जो भी स्ट्रक्चर है प्लांट की वो जल्दी गिर जाएगी। तो ये लीफ को यंग नहीं बनाए रखता, ये लीफ को, एज को क्या कर देता है, प्रमोट कर देता है। इस वजह से लीव्स वहाँ से गिर जाती है। जबकि साइटोकाइनिन लीफ को क्या बनाए रखता है, यंग बनाए रखता है। इसका मतलब ये क्या करता है, इट प्रमोट सेनेसेंस। ये सेनेसेंस को या एज को क्या कर देता है, प्रमोट कर देता है, सो दैट लीफ वहाँ से गिर जाए। तो इस तरीके से ये स्ट्रेस कंडीशन में प्लांट को क्या कर लेता है, बचा लेता है। इसलिए इसको स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं, इसको डोरमिन भी बोला जाता है, क्योंकि डोरमेंसी को मेंटेन करता है। सीड डोरमेंसी, बर्ड डोरमेंसी को मेंटेन करता है, एब्सिशन लेयर का फॉर्मेशन करता है, सो दैट लीफ वहाँ से गिरे। ये फंक्शन थे साइटोकाइनिन के। लास्ट जो इनहिबिटर है वो है इथाइलिन। इथाइलिन फिफ्थ हार्मोन। प्लांट हार्मोन में 5 टाइप के हार्मोन्स हम लोगों ने पढ़े, उसमें से 3 तो प्रोमोटर्स थे और 2 क्या हैं, इनहिबिटर्स। इनहिबिटर में सेकंड इनहिबिटर कौन सा होगा, इथाइलिन। इथाइलिन में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस की जाती है कि इथाइलिन एक ऐसा हार्मोन है, एक सिंगल ऐसा हार्मोन है प्लांट के केस में जो गैसियस फॉर्म में अवेलेबल होता है। हम लोग नोटिस करते होंगे कि कई बार ऐसा होता है कि जो राइपन्ड फ्रूट्स होते हैं, उन राइपन्ड फ्रूट्स की प्रेजेंस में जो अनराइपन्ड फ्रूट्स होते हैं वो भी क्या हो जाते हैं, राइपन्ड हो जाते हैं। धीरे धीरे उनकी भी राइपनिंग हो जाती है।
अगर हम लोग एक ऑरेंज को एक अनराइपन्ड बनाना के साथ रखेंगे तो वो बनाना भी क्या हो जाएगा, धीरे धीरे पक जाएगा, राइपन्ड फॉर्म में आ जाएगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जो ऑरेंज है जो राइपन्ड फॉर्म में थी वो क्या रिलीज करेगी, एक गैसियस फॉर्म में एक कंपाउंड, इसे हार्मोन नाम दिया गया इथाइलिन। ये हार्मोन उस दूसरे अनराइपन्ड फ्रूट को भी राइपनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। राइपनिंग का मतलब जनरली क्या होता है कि जो भी फ्रूट था वो थोड़ा सा अभी सॉलिड था, वो धीरे धीरे कैसे हो जाएगा, लूज हो जाएगा और उसके बाद उसे कंज्यूम किया जा सकता है। तो इथाइलिन इज अ टाइप ऑफ गैसियस हार्मोन। इसकी डिस्कवरी भी कुछ इस तरीके से हुई थी कि अनराइपन्ड फॉर्म में जो ऑरेंज, जो राइपन्ड फॉर्म में जो ऑरेंज थे, उन्होंने अनराइपन्ड फॉर्म में जो बनाना थे उन्हें राइपनिंग फॉर्म में ला दिया था। उस वजह से डिस्कवर हुआ ये गैसियस कंपोनेंट है जो फ्रूट्स की राइपनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसके अलावा भी इसके बहुत से फंक्शन हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। तो एक अकेला ऐसा हार्मोन जो गैसियस फॉर्म में था, इसके फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन है इसका राइपनिंग ऑफ फ्रूट। ये फ्रूट की राइपनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। राइपनिंग का मतलब कि जो जब फ्रूट राइपनिंग होती है तब उसका कलर कन्वर्जन होता है, उसमें रेट ऑफ ब्रीदिंग या रेस्पिरेशन इंक्रीज कर जाती है और उसका जो स्टोर्ड फूड था, लाइक जैसे स्टार्च था, तो वो एक स्वीट कंपोनेंट में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए राइपन्ड फ्रूट्स हमें टेस्ट में मीठे लगते हैं। तो ये कन्वर्जन कौन करवाता है? इथाइलिन। इसके साथ साथ इथाइलिन और भी, जैसे ये सेनेसेंस को क्या करता है, प्रमोट करता है, क्योंकि हम लोग इनहिबिटरी एक्शन भी पढ़ रहे हैं इसका। इट प्रमोट सेनेसेंस। ये सेनेसेंस को क्या कर देता है, एज को क्या कर देता है, प्रमोट कर देता है। प्रमोशन का मतलब है वही जैसे एब्सिसिक एसिड कर रहा था, ये हार्मोन भी एज को प्रमोट कर देता है। उसके साथ साथ ये हार्मोन लीफ को गिराने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। इसका मतलब एब्सिशन लेयर फॉर्मेशन में हेल्प करता है, हेल्प्स इन एब्सिशन लेयर फॉर्मेशन। ये एब्सिशन लेयर के फॉर्मेशन में क्या करता है, हेल्प करता है। सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन इसका क्या होगा, ये राइपनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एब्सिशन लेयर का फॉर्मेशन करता है, इसका मतलब लीफ को गिराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसके साथ साथ सेनेसेंस को क्या कर देता है, प्रमोट कर देता है। और कुछ टर्म्स में ये कुछ प्रमोशन एक्टिविटीज़ भी करता है, जैसे ऑक्सिन के साथ मिलकर भी काम करता है। इस तरीके से ये इनहिबिटरी एक्शन भी परफॉर्म कर रहा है, राइपनिंग के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, बड़ा इंपॉर्टेंट हार्मोन है। और जो सिंगल हार्मोन जो किस फॉर्म में अवेलेबल है, गैसियस फॉर्म में अवेलेबल होता है। ये थे हमारे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। इसमें इनहिबिटर्स एंड प्रोमोटर्स हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे ह्यूमन कोऑर्डिनेशन सिस्टम या एंडोक्राइन सिस्टम। थैंक यू सो मच फॉर